गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछले सप्ताह हमने मिट्टी के अपरदन या भूमि कटाव के दो प्रकार देखे थे, परतदार अपरदन और नालीदार अपरदन। उसके बाद हमने अपरदन के कारण देखे थे, जिसमें दो प्रकार के कारण हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो उसमें हमने भौतिक कारक कर लिए थे। आज हम करेंगे मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में यदि हर क्षेत्र वाइज देखें तो कुछ अलग भिन्नता मिलती है, पर मुख्य रूप से हम पूरे भारत में ह्यूमन कारक को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है वनस्पति का नाश होने से, वनस्पति का नाश डैश यदि वनस्पति के नाश होने से अपरदन बढ़ता है। बच्चों, जिस भाग में पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को अपने बांध के रखती हैं और जिससे जल वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं हो पाता है। जल अथवा वायु, और जल वायु दोनों जगह भी हो सकता है। जब शुष्क क्षेत्र होंगे तो वहाँ वायु की बहुलता का अपरदन होगा, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ जल की बहुलता का अपरदन होगा। इस प्रकार से बच्चों, पेड़ों के तने में पानी के बहाव की गति को कम करने की क्षमता होती है, अर्थात जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ अपरदन का प्रभाव नहीं हो पाता या कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें वनस्पति को काटने और ग्रेजिंग करना, यानी घास को पूरा समाप्त करना, भू क्षेत्र को पूरा खाली कर देना, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि अपरदन ना होने पाए। डिफॉरेस्टेशन से अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड कॉज पशुचारण। अब देखिए, पशुचारण में मैंने अभी जब बोला आपको ग्रेजिंग, एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी क्षेत्र में चढ़ाएं सिस्टमेटिक तरीके से करें। जैसे हमने वनों के प्रकार देखे थे ना, सोशलनेस, तो उसमें सरकार ने क्या कर रखा है, जो वर्गीकृत कर रखा है ना ज़मीन को, जंगलों को, वो इसीलिए किया है ताकि अत्यधिक पशुचारण के कारण धरती की ऊपरी परत खाली ना हो पाए और अपरदन बहुत ज़्यादा प्रभावित होने ना पाए। यानी जिस क्षेत्र में घास बहुत अधिक होती है वहाँ अपरदन कम होता है, क्योंकि पशुचारण में क्या होता है कि जानवर सारे अपने खुरों से मिट्टी को खोद के ढीला कर देते हैं, और जब उस भाग में वर्षा पड़ती है उस मिट्टी पर या पवन प्रभावशाली होती हैं, तो दोनों ही स्थितियों में पशुचारण के कारण बहुत सारी मिट्टी हमारी जो है वो अपरदित हो जाती है। तो खासकर जैसे मैं उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ हिमालय क्षेत्र में, पर्वत व हिमालय क्षेत्रों में पशुओं को अधिक मात्रा में चराने से बहुमूल्य मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा हुआ है। तीसरा बिंदु कृषि, एग्रीकल्चर। मृदा अपरदन का सीधा साधा संबंध, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्शन है आपके एग्रीकल्चर करने के तरीके से, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या, कृषि के अवैज्ञानिक ढंग से यदि हम करते हैं तो 3 प्रकार से मृदा अपरदन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यदि हम साइंटिफिकली एग्रीकल्चर के मेथड्स को ना यूज़ करें तो देयर आर 3 वेज जिसमें आपका अपरदन के 3 तरीके से हो जाएगा। पहला, यदि ढाल की ओर खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी को बहा कर ले जाता है। मतलब हमको स्लोप के, जिस तरफ मिट्टी का स्लोप है उस तरफ खेतों में हल नहीं लगानी है। तो जुताई का काम कैसे करना है, स्लोप के थोड़ा सा विपरीत, ताकि पानी रुके, मिट्टी भी ना जाए बह करके। दूसरा, यदि खेत में
हम बार बार एक ही फसल को बोते हैं, यानी शस्यावर्तन अथवा फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं। रोटेशन ऑफ मतलब एक ही, जैसे चना बो रहे तो चना ही, गेहूँ बो रहे तो गेहूँ, ऐसे नहीं। उसमें हमें शस्यावर्तन बोलते हैं इसको, या फसल चक्र, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यदि इस प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं तो मिट्टी में उपस्थित खनिज और अन्य तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और अपर्दन आसानी से जाता है। क्या होता है, एक ही फसल से क्या होता है, बार बार वो फसल जो है वही खनिज लेती है जो उसकी ज़रूरत होती है ज़मीन मिट्टी से। तो इसलिए मिट्टी का अपरदन आसानी से रोकने के लिए हमें क्रॉप का रोटेशन या शस्यावर्तन या फसल चक्र करना चाहिए। तीसरी बात, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरी कृषि से वनों का नाश होता है। झूमिंग प्रणाली जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती है, या हिमालय के अन्य भागों में, या जंगल जहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस प्रतिशत को भी वैसे तो हमने काफ़ी हद तक रोक लिया है, पर फिर भी चोरी छुपे आज भी सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को ना बढ़ावा दें, इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बिल्कुल ना हो। और यदि स्थानांतरी कृषि आपकी जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यदि बड़े पैमाने पर होती है तो बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। और नॉर्थ ईस्ट भारत के ही 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का मिट्टी का अपरदन हुआ है। चौथा व अंतिम कारक मनुष्य एवं पशु जीव जंतु, मनुष्य एवं जीव जंतु जो भी बोलें आप, मैन एंड लाइफ ऑफ एनिमल्स। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता या अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेतों को जोतता है। दे प्लाउ देयर फील्ड्स एज पर देयर नेसेसिटीज़। और दूसरा उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर खेतों के लिए नहरें बनानी पड़ती हैं, कुएं खोदने पड़ते हैं और भवन निर्माण करना पड़ता है। तो मनुष्य जो है ये सारे कार्य, भवन निर्माण तो वो अपनी ज़रूरत के लिए करता है, और जब वो इस तरह की क्रियाकलाप करते हैं तो मिट्टी में कई प्रकार के जीव अपना बिल बना लेते हैं, बुरोज बना लेते हैं, डेंस बना लेते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो होता है, मिट्टी खोखली जाती है, और खोखली होती है तो जब उसमें पानी या वायु बहती है या टच करती है उस क्षेत्र को, तो पूरा अपरदन मिट्टी का आसानी से हो जाता है। अब बच्चों, एक नया जो है कॉन्सेप्ट, जो कि हम एक उपाय के तौर, पहले तो हम ऐसे देखेंगे फिर उपाय के तौर पे भी उसको डिस्कस करेंगे। अब है मृदा अपरदन का फैलाव, एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन। बच्चों, हमारे यहाँ लगभग 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर अनुमान है, मतलब इस तरह की मिट्टी का क्षति हुई है या अपरदन हुआ है। हमारी कुल भूमि का 1/4 भाग जो है, इसको साधारण भाषा में या अन्य भाषा में बोलें तो जो हमारे पास सॉइल है फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मिट्टी का क्षय जो है 1/4 भाग में हुआ है। इसको मृदाक्षय को हम सॉइल एग्जॉस्शन भी कहते हैं। एग्जॉस्ट होता है ना, तो एग्जॉस्शन। तो इस प्रकार से बच्चों ये कृषि जो है, मिट्टी जो है हमारी 1.14 पार्ट भारत की मिट्टी का अनुपयोगी हो गया है, जिसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे ये जो रिवाइन इरोजन या उपघाटी इरोजन, अवनलिका गली इरोजन होता है, इसमें करीबन 1 करोड़ भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, और खासकर ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। ठीक है। दूसरा जो उप पर्वतीय कटाव या सब माउंटेन इरोजन होता है, वो हमारा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, या ऊपर से चलें तो हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। तो हमारे यहाँ इस मिट्टी का, इन राज्यों में इस मिट्टी का क्षरण हुआ है, सॉइल एग्जॉस्शन हुआ है 8,10,000 बेटा।
तीसरा टाइप का जो हमारे यहाँ मिट्टी की क्षति हुई है वो हुई है खरपतवार की वृद्धि, जो घास वास उगाती है। तो ये इस प्रकार की मिट्टी की बर्बादी हुई है मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। करीबन 40 लाख हेक्टेयर मिट्टी की बर्बादी हुई है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी उस पे घास उगाई है, वीड्स, वाइल्ड वीड्स। तो वो जंगली घास उगने से मिट्टी का नुकसान होता है, तो उसको खरपतवार को साफ करने की बार बार ज़रूरत होती है ना, इसलिए। फिर जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है वाटर लॉगिंग, हिंदी में जलाक्रांति। और ये इसमें 2 राज्य जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो बंगाल, बिहार भी हैं, पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का नुकसान हुआ है वो हुआ है पंजाब और हरियाणा को। लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर मिट्टी का वाटर लॉगिंग होने से मिट्टी के सारे सॉल्यूबल कंटेंट्स जो उपजाऊ कारक थे वो सब घुलनशील अवस्था से बह गए और वेटलैंड कॉन्सेप्ट इससे यहाँ पर हो गया है। और क्षारीयता और लवणता, ये 5वां है कि जो हमारे यहाँ मिट्टी का कटाव, अल्कलिनिटी और सैलिनिटी, इसमें बच्चों 60 लाख हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो गई है, मिट्टी बर्बाद हो गई 60 लाख 60। इसमें वही हमारे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र आते हैं। तो अब बच्चों मिट्टी अपरदन रोकने के लिए तो आप सबको पता है कारक, पर फिर मैं बता देती हूँ। बांध बनाने चाहिए जिससे कि पानी का बहाव रुके, मिट्टी शुष्क मौसम में बांधों से नहरों द्वारा सिंचाई भी की जा सके और अपरदन रुक जाए। दूसरा, वृक्षारोपण लगाना चाहिए, जैसे हमारे राजस्थान में जो काजरी है, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन जोधपुर का, उसने पवनों की दिशा में पैरेलल ट्रीज़ लगाए हैं, जिससे हमारे राजस्थान की मिट्टी का क्षरण जो बहुत आसानी से एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट हो रहा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। मतलब दिल्ली तक, यूपी तक फैल गया था। तो ये कैसे संभव हुआ? अत्यधिक वृक्षारोपण किया हवा की दिशा में, क्योंकि हमारे यहाँ हवा कहाँ से चलती है? ज़्यादातर साउथ वेस्ट और वेस्ट से चलती है। तो उसी दिशा में प्लांटेशन काजरी के द्वारा किया गया। और मैंने बताया था आपको, हिंदुस्तान की जो रिटायर्ड फौजियों की जो फौज है इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम प्रिवेंशन की, उसके द्वारा, उन जवानों के द्वारा। तो इस प्रकार से जितने पेड़ लगेंगे उतना ही मिट्टी का अपरदन रुकेगा। खासकर बस हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और दुरुपयोग करना, उस पर रोक बहुत स्ट्रिक्टली लगानी चाहिए। तीसरा है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हर जगह ग्रेजिंग और एनिमल हर क्षेत्र में नहीं भेजना चाहिए। छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमको चारागाह को कुछ समय के लिए एक क्षेत्र पे पशुओं को चराना चाहिए, कुछ समय के लिए दूसरे क्षेत्र पे। ऐसे हमें जितनी भी चारागाह भूमि हमारे गांव के आसपास अवेलेबल है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बांट करके करना चाहिए, ताकि एकदम से सारा का सारा मिट्टी ढीली ना हो और अपरदन मिट्टी का नहीं हो। तो पशुचारण को भी लिमिट्स में रख करके ही करना चाहिए, डिमार्क करना चाहिए, लिमिटेशंस, लैंड डिमार्केशन करके कुछ समय के लिए किसी भू टुकड़े पर, किसी समय के लिए कुछ क्षेत्र पर। अब बच्चों, कृषि प्रणाली में हमें परिवर्तन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये चौथा बिंदु है। यदि हमें मिट्टी का अपरदन रोकना है तो हमें ये 7-8 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने चाहिए, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर से एक लाइन में बोल दूँ कि हमें क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन या फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। एक ही फसल को बार बार एक क्षेत्र पे नहीं उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी वहाँ की ढीली ना हो और अपरदन ना हो। यानी क्रॉप रोटेशन ऑफ क्रॉप हैज़ टू डन, मस्ट डन। ठीक है। दूसरा, थोड़े समय में उगने वाली फसलों को ही मुख्य रूप से पैदा करना है। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप जो है वो आपकी
बहुत छोटी होनी चाहिए, 2 से 3 महीने के बीच। तीसरा, स्थानांतरित शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को बिल्कुल नियंत्रित करना है। चौथा, जितनी भी गलीज हो जाती हैं एक्सेस बहाव से, पानी की जो बहुत ज़्यादा बहाव से अवनलिकाएँ बन जाती हैं, उनको बार बार पाटते रहना चाहिए। पांचवा, ढालों पर समोच्च रेखी जुताई करनी चाहिए। जितने भी स्लोप्स हैं उसमें हमें कंटूरिंग करनी चाहिए, और कंटूरिंग मतलब एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाते हुए ही हमें प्लॉ करना चाहिए, जुताई करना चाहिए, ताकि पानी जो है उसमें बहुत आसानी से बहने ना पाए। छठा, पर्वतीय प्रदेशों में टोटली सीढ़ीदार खेतों का बनाना मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये होना चाहिए, मतलब टेरिस फार्मिंग ही होनी चाहिए। ये नहीं कि पहाड़ों को काट के बड़ा बड़े फील्ड बना लें, और जितना बड़ा फील्ड होगा उतना मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, छठा, सातवां अपना पॉइंट, पवन द्वारा मिट्टी को उड़ाने के लिए हमें उसको रोकने के लिए अवरोध लगाने चाहिए, यानी पवन की दिशा में ही हमें घास लगानी चाहिए, झाड़ियाँ, वनस्पति, वो भी हम यदि हाइट वाइज करें, छोटी वनस्पति, मध्यम वनस्पति और बड़ी वनस्पति वाले पेड़ यदि हम पवन की दिशा में लगाते हैं तो मिट्टी के अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। कितनी झाड़ होगी, उन पत्तों से मिट्टी जब उड़ रही होगी तो गिर के उसी स्थान पर रह जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट बिंदु है आठवां, पवन की दिशा के समकोण पर हमें भूमि को जोतना चाहिए। हमें मिट्टी में दो, मतलब मिट्टी जोतने, खेत जोतने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने की हैं। एक तो ढाल के विपरीत हम थोड़ा सा मिट्टी के अंदर हल को या जुताई का काम करें, और दूसरा पवन डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, विंड, उसके समकोण पर काटें, ताकि डायरेक्शन के रूप में यदि हम हल चला दिया तो तुम्हें पता ना, हल चलाते थे छोटी छोटी धारियाँ बनती हैं खेतों में, तो वो विपरीत दिशा में हो और समकोण पे हो, ताकि टुकड़े में हम एक सीधा खेत न जोत कर चौथाई करके राइट एंगल पे उसको जोतें तो मिट्टी का अपरदन कम से कम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये टॉपिक ख़त्म हुआ, अपरदन, मिट्टी और मिट्टी की दशाएं। थैंक यू इसके लिए।